हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सोशल साइंस के पार्ट 2 में हम बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की, और उसमें एक वंश हमने पढ़ लिया था गुलाम वंश, जिसने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार कायम किया। गुलाम वंश के बाद में अगला जो वंश आया उसका नाम है खिलजी वंश। ये खिलजी वंश, इसके संस्थापक कौन बने? इनके संस्थापक बने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इन्होंने क्या किया था कि गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था क्यूमर्स, और उस अंतिम शासक की इन्होंने हत्या कर दी और दिल्ली पर एक नए वंश की स्थापना कर दी, खिलजी वंश। तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना दिल्ली में की। इनका समय ज़्यादा नहीं रहा, तो मात्र 6 साल इन्होंने शासन किया, और इनके भतीजे और दामाद जिन्होंने इनकी हत्या करवा दी, कहाँ पर? इलाहाबाद में। तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद नामक स्थान पर 1296 ईस्वी में इनका जो भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, उसने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। फिरोज खिलजी की हत्या होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने कार्य किया, और उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे उन्होंने कुछ सिक्के चलाए जिस पर उन्होंने स्वयं को द्वितीय सिकंदर मान का नाम सुना आपने, मैसेडोनिया के शासक थे, और ये किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सिकंदर महान शासक रहे थे मैसेडोनिया के। तो सिकंदर की तुलना किसने कर ली? अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर के बराबर शासक माना, और सिकंदर के रूप में स्वयं को सिक्कों के माध्यम से संबोधित करने का इन्होंने कार्य किया। राजस्थान की हम बात कर लें तो 1301 में इन्होंने रणथंभौर पर क्या किया? आक्रमण किया। और रणथंभौर पर आक्रमण किया तो उस समय रणथंभौर के जो शासक थे उनका नाम था हमीरदेव चौहान। काफ़ी लंबा संघर्ष चला, अंत में हमीरदेव चौहान इस युद्ध में हार गए, और रणथंभौर पर अधिकार किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। तो हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के जो बागी थे उनको शरण दी थी, जिसके कारण रणथंभौर पर आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर अगला जो आक्रमण राजस्थान की हम बात करें तो 1303 में हुआ। कहाँ पर आक्रमण किया गया? चित्तौड़ पर। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? तो राणा रतन सिंह। तो राणा रतन सिंह उस समय चित्तौड़ के क्या थे? शासक थे। तो रतन सिंह की पत्नी थी जिनका नाम था पद्मावती। इस पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया, किसके माध्यम से? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और बाद में चित्तौड़ में साका हुआ और चित्तौड़ पर अधिकार किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। गुजरात पर आक्रमण किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और गुजरात आक्रमण के समय एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था मलिक काफूर। इस व्यक्ति को उन्होंने अपने संरक्षण में ले लिया, और इसकी सहायता से दक्षिण भारत के जो राज्य थे उन राज्यों में विजय अभियान चलाया गया। किसके माध्यम से? मलिक काफूर के माध्यम से। तो दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी सहायता से प्रवेश किया? तो मलिक काफूर की सहायता से क्या किया? प्रवेश किया। उसके बाद में इसने खलीफाओं को महत्व दिया, और यस्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन ये उपाधि धारण की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नीचे आप देख रहे हो खजाइनुल फुतूह है, एक ग्रंथ है। किसने लिखा? ये अमीर खुसरो ने। तो अमीर खुसरो
इनके दरबार में रहते थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा खजाइनुल फुतूह है, और इस ग्रंथ में इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा? विश्व का सुल्तान, और साथ में जनता का चरवाहा। तो विश्व का सुल्तान किसे कहा गया? अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया। और जनता का चरवाहा किसे कहा गया? जनता का चरवाहा अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया। और ये दोनों का जो उल्लेख मिलता है वो अमीर खुसरो के माध्यम से एक रचना लिखी गई, एक ग्रंथ लिखा गया है खजाइनुल फुतूह है, उसके माध्यम से हमें पता लगता है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन सी महत्वपूर्ण इनकी उपलब्धियां रही, तो उनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाजार नियंत्रण, कि इन्होंने मुख्य रूप से बाजार, सबसे महत्वपूर्ण जो इनका काम था वो बाजार की व्यवस्था को अच्छे ढंग से संचालित करना, उस पर अपना पूरी तरह से अंकुश रखना। इसके लिए उन्होंने कुछ विभाग स्थापित कर दिए जो बाजार की व्यवस्था को अच्छे ढंग से संचालित करते थे, उस पर अपना नियंत्रण रखते थे। दीवानी रियासत, ये जो विभाग था, ये विभाग मुख्य रूप से व्यापार का नियंत्रक था कि व्यापार सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका पूरी तरह से नियंत्रण करने का काम किसके माध्यम से किया जा रहा था? दीवाने रियासत। फिर इन्होंने एक विभाग और स्थापित किया था साहना या दंडाधिकारी। ये एक प्रकार से बाजार का दरोगा था, तो एक प्रकार से पुलिस अधिकारी था जो बाजार की कार्रवाई की देखरेख करता था। एक अधिकारी था मुअत्तसिब, जो जनसाधारण का रक्षक था कि जनता के साथ अन्याय नहीं हो, व्यापारी वर्ग जो हैं वो व्यापार गलत तरीके से करें, तो जनसाधारण की सुरक्षा की जिम्मेदारी, जनसाधारण की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? मुअत्तसिब की थी। और ये नापतोल निरीक्षण करता था कि सही से व्यापारी हैं वो नापतोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसकी सूचना वो किसको देते थे? वो अलाउद्दीन खिलजी को देते थे। ऐसे ही एक है बरीद ए मुमालिक, ये एक प्रकार से गुप्तचर अधिकारी हुआ करता था जो कि गुप्त सूचना किसको देता था? अलाउद्दीन खिलजी को। फिर अलाउद्दीन खिलजी में आगे हम बात कर लें तो 1303 में इन्होंने एक किले का निर्माण किया जिसे अलाई किला कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है कोस ए सिरी, या इसको कुस्के सिरी भी कहा जाता है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अलाई किले का निर्माण कब और किसने किया? तो अलाई किले का निर्माण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। कब किया? 1303 में। या फिर ऐसे पूछ लिया जाए कि कुस्के सिरी का निर्माण कब और किसके माध्यम से किया गया? तो कुस्के सिरी का निर्माण किया गया अलाउद्दीन खिलजी के माध्यम से 1303 में। एक इनका जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था कि सैनिकों को ये नगद वेतन देने का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया। कि ये पहले शासक थे सल्तनत काल में, इनसे पूर्व जो भी शासक थे उन्होंने सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया, तो इन्होंने नगद वेतन देने का कार्य किया ताकि सेना मजबूत बन सके। इनके बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो इनके पुत्र थे वो शासक बने, और इस प्रकार से अंतिम रूप से जो खिलजी वंश का अंतिम शासक बना उसका नाम था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ये नासिरुद्दीन खुसरो शाह थे, ये खिलजी वंश के क्या थे? अंतिम शासक। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि खिलजी वंश, और खिलजी वंश में मुख्य रूप से आते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की। उसके बाद में सबसे शक्तिशाली जो शासक आए वो थे अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने अपने आप को द्वितीय सिकंदर के नाम से संबोधित किया। रणथंभौर पर आक्रमण किया 1301 में। 1303 में इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और उसके बाद में इन्होंने अपनी बाजार व्यवस्था को अच्छे ढंग से संचालित करने का प्रयास किया। उसके लिए कुछ विभागों की इन्होंने स्थापना करके बाजार व्यवस्था को अच्छा रूप देने का प्रयास किया। 1303 में इन्होंने अलाई किला या कुस्के सिरी या कोस सिरी का क्या किया? निर्माण किया। और साथ में सैनिकों को मजबूत करने के लिए इन्होंने इनको नगद वेतन देने का सिस्टम शुरू किया। और अंतिम जो शासक माने जाते हैं खिलजी वंश के, उनका नाम था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो खिलजी वंश के बाद में अगला जो वंश आता है दिल्ली सल्तनत पर, उसका नाम है तुगलक वंश। ये तुगलक वंश आता है
इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक, जिन्हें गाजी मलिक भी कहा जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? 1320 ईस्वी में इन्होंने खिलजी वंश का अंत करके उसके स्थान पर एक नए वंश की स्थापना की और जिसे कहा गया तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन बने? गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना करने के लिए खिलजी वंश के किस शासक की इन्होंने हत्या की? तो खुसरो शाह। अब इनके समय की कुछ बातें कि तेलंगाना, ये तेलंगाना राज्य नहीं है, ये पहले एक जगह हुआ करती थी। तो तेलंगाना और जाजनगर, ये दो जो क्षेत्र थे, इनमें विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने अपने पुत्र, जिसका नाम था उलूग खां या इसको जूना खां के नाम से भी जाना जाता है, उसको भेजा। इसके बाद में इनका जो महत्वपूर्ण अंतिम जो सैन्य अभियान था वो था बंगाल का जो विद्रोह, उसको दबाना, उसका दमन करना। तो बंगाल में जो विद्रोह हुआ उसका अंत करना, ये इनका अंतिम सैन्य अभियान रहा। 1325 ईस्वी में जब ये बंगाल के विद्रोह का दमन करके वापस आ रहे थे और दिल्ली पहुंचने से पहले ही किसी दुर्घटनावश इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में अगले जो शासक आए उनका नाम था मोहम्मद तुगलक। तो इसको मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है या मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता है। सल्तनत काल में जितने भी शासक हुए उनमें सबसे ज़्यादा विद्वान कौन थे? मोहम्मद तुगलक। तो सबसे ज़्यादा विद्वान थे, लेकिन ये अपनी योजनाओं में सफल नहीं हो पाए। अब बात कर लेते हैं इनकी। तो इनकी प्रमुख योजनाएं थी 5। इन्होंने 5 योजनाएं चलाई, जिसका उद्देश्य क्या था कि शासन व्यवस्था को अच्छा स्वरूप प्रदान करना था, शासन को सुरक्षित रखना था। तो इस प्रकार से इन्होंने 5 योजनाएं चलाई। इन 5 योजना में बात कर लें तो एक तो इन्होंने राजधानी चेंज की, राजधानी को परिवर्तित किया। इधर आप मानचित्र में देखें तो देखो, ये भारत का उत्तर पश्चिमी जो हिस्सा है, इस हिस्से से भारत पर क्या होते रहे हैं? आक्रमण होते रहे हैं। तो यहाँ से आक्रमण होगा और इसके पास में कौन है? दिल्ली। तो ये दिल्ली सुरक्षित नहीं रहती थी, दिल्ली पर आक्रमण होते रहते थे। तो इन्होंने सोचा कि अगर राजधानी को यहाँ से हम स्थानांतरित कर दें, नीचे की तरफ लेकर के जाएं दक्षिण भारत में, तो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इन्होंने राजधानी को परिवर्तित किया। तो दिल्ली से राजधानी कहाँ पर लेकर के गए? तो राजधानी लेकर के गए देवगिरी, और इस देवगिरी को इन्होंने दौलताबाद के नाम से संबोधित किया। अब इस राजधानी को परिवर्तित करने में इन्होंने क्या किया? जबरन प्रयास किया। यहाँ पर ये नहीं देखा कि व्यक्ति चलने में सक्षम है या नहीं है। तो स्वयं के राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने राजधानी तो परिवर्तित की, लेकिन वो दमनकारी रहा। जो व्यक्ति चल नहीं सकते थे उसे जबरन वहाँ से ले जाया गया। तो इससे जनता जो थी वो इनकी क्या बनी? विरोधी बनी। तो एक तो राजधानी का इन्होंने क्या किया? परिवर्तन किया। दूसरा, दोआब में कर वृद्धि। दोआब किसको बोलते हैं? दोआब बोलते हैं 2 नदियों के बीच वाला स्थान। यहाँ पर देखो, दिल्ली से आगे की तरफ चलें तो उत्तर प्रदेश और ये बिहार वाला जो क्षेत्र है, नदियों वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर गंगा और यमुना नदियाँ बहती हैं और ये जो क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था, तो उत्पादन की अधिकता थी। अब मोहम्मद तुगलक ने सोचा कि अगर यहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है और यहाँ पर अगर कर में क्या कर दें? वृद्धि कर दें। तो इन्होंने उत्पादन पर कितना कर लगा दिया? 50% क्या लगा दिया? कर लगा दिया। अब 50% कर देने में किसान असमर्थ रहे। उसका मूल कारण क्या था कि उसी समय अकाल पड़ गया और अकाल पड़ने में किसान कर देने में असमर्थ रहे। तो जबरन कर वसूला गया, जिससे भी जनता इनकी क्या बनी? विरोधी बनी। इसके बाद में देखो, इनकी एक कार्य और था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो सांकेतिक मुद्रा का इन्होंने प्रचलन किया। उसमें तांबा और कांसा, इनको आपस में मिला करके इन्होंने मिश्र सिक्के चलाए।
अब ये सिक्के तो चला दिए लेकिन राजकीय नियंत्रण नहीं रखा। कहने का मतलब ये हुआ कि इन सिक्कों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, राजा के माध्यम से किए जाएंगे। लेकिन राजकीय नियंत्रण नहीं होने के कारण पैसे वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने स्वयं इनका तांबे और कांसे की मिश्रित धातु बना करके सिक्के प्रचलन में कर दिए, जिसके कारण राज्य को कोई फायदा नहीं हुआ। फिर इन्होंने 2 अभियान चलाए थे, खुरासान पर आक्रमण किया, ऐसे ही कराचील पर भी इन्होंने आक्रमण किया और दोनों में पूरी तरह से ये क्या रहे, असफल रहे। तो इस प्रकार से 5 इन्होंने योजनाएं चलाई और पांचों के पांचों योजनाएं असफल रही। इसके कारण इनको कहा जाता है अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण और रक्त का प्यासा। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण किस शासक को कहा जाता है, या रक्त का प्यासा किस शासक को कहा जाता है। तो आंसर आता है मोहम्मद तुगलक। इनके समय में एक व्यक्ति लगभग 1333 ईस्वी के आसपास एक व्यक्ति आया मोरक्को कि अफ्रीका महाद्वीप जो है, उस अफ्रीका महाद्वीप में एक व्यक्ति भारत की ओर आया, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को से किनके समय आया, मोहम्मद तुगलक के समय आया। 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो मोहम्मद तुगलक की मृत्यु होने के बाद में अगले जो शासक आए उनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। ये चचेरे भाई थे किसके, मोहम्मद तुगलक के। इनके काम देखो तो सरकारी एवं सेना की नौकरी को इन्होंने क्या बना दिया, वंशानुगत बनाया। वंशानुगत से अभिप्राय है कि इन व्यक्तियों के बाद में इनके जो पुत्र हैं वो वहाँ पर क्या कर सकेंगे, कार्य कर सकेंगे। जबकि पहले फिरोज शाह तुगलक से पहले ये जो सेना में जिन व्यक्तियों की भर्ती की जाती थी वहाँ पर योग्यता को महत्व दिया जाता था, इन्होंने योग्यता के स्थान पर किसको महत्व दे दिया, वंशानुगत प्रक्रिया को महत्व दे दिया। एक इन्होंने देखो हिसार, फिरोजपुर, फिरोजाबाद और जौनपुर। तो फिरोजा का मतलब फिरोजपुर है, यहाँ पर हिसार है, फिरोजाबाद है, जौनपुर है, ये नगर इन्होंने बसाए। इन नगरों की इन्होंने क्या की, स्थापना की। सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है इनकी नहरों की खुदाई। कि सिंचाई के कार्य को महत्वपूर्ण बनाने के लिए इन्होंने नहर प्रणाली की शुरुआत की, जो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और दीवान बंदगान एक विभाग की इन्होंने स्थापना की। एक प्रकार से पूरी तरह से नया विभाग था और ये किससे संबंधित था, दासों से संबंधित। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि दीवान बंदगान विभाग की स्थापना किसने की और ये किससे संबंधित था। तो दीवान बंदगान विभाग दासों से संबंधित था। इनके समय में क्या हुआ, 1,80,000 की संख्या में दास हो गए। तो 1,80,000 की संख्या में जब दास हो गए तो उनके लिए इन्होंने एक नया विभाग स्थापित किया जिसे दीवान बंदगान कहा गया। फिरोज शाह तुगलक की हम बात कर लें, उसके बाद में इनका पुत्र शासक बना। फिर अंतिम रूप से जो शासक बना उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक किसको माना जाता है, नासिरुद्दीन महमूद। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश आता है और खिलजी वंश के बाद में कौन आता है, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक आया था, उसके बाद में मोहम्मद तुगलक आया और फिरोज शाह तुगलक और अंतिम जो शासक थे वो कौन थे, नासिरुद्दीन महमूद। Please subscribe YouTube channel, share and like it.